फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी वॉर है जो पूरे 40 साल तक चली? ऐसी कौन सी वॉर थी जो ना तो किसी मैदान में लड़ी गई और ना ही डायरेक्टली कोई लार्ज स्केल की फाइट हुई? और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि वो कौन सी ऐसी लड़ाई थी जिसमें शू लेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जी हाँ, शू लेसेस। क्या हुआ, चौंक गए ना आप? हेलो एंड वेलकम टू माइंड वॉर्स हिस्ट्री एक्सप्लेन्ड में हम आज बात करेंगे उस सबसे लंबे युद्ध की जो बिना डिक्लेयर किए वर्ल्ड की दो सुप्रीम पावर्स के बीच में लड़ा गया। जी हाँ, नाउ यू गेस्ड इट राइट। आज का हमारा टॉपिक है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर को हिंदी में शीत युद्ध भी कहा जाता है। कोल्ड इसीलिए क्योंकि इस वॉर को कभी किसी जंग के मैदान में आमने सामने होकर या डिक्लेयर करके नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर कोल्डली लड़ा गया। कोल्ड वॉर एक पॉलिटिकल राइवलरी थी जो दो सुप्रीम पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद शुरू हुई। वैसे ये हम सब जानते ही हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस और सोवियत यूनियन एक ही तरफ थे। इनके एलाइज पावर थी जो जर्मनी, जापान और इटली की सेंट्रल पावर से लड़ रही थी और इन्होंने मिलकर सेंट्रल पावर्स को हरा दिया था। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि वो पावर्स जो एक साथ लड़ी और अपने दुश्मन को हरा भी दिया, उन्हीं के बीच में ये शीत युद्ध क्यों शुरू हो गया? तो चलिए बताते हैं आपको ये कहानी। जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो पूरे विश्व में बस दो पावर्स बची, यूएस और सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि ये दोनों पावर्स एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई। दरअसल इसकी शुरुआत हुई हिरोशिमा और नागासाकी में हुई एटॉमिक बॉम्बिंग से। यूएस ने 6 और 9 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, जिसने जापान में भयंकर तबाही मचाई थी। इस इंसिडेंट से वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो गया, पर यूएस और यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि यूएस ने यूएसएसआर को बिना इन्फॉर्म किए जापान पर एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे और वॉर को अब्रप्टली एंड कर दिया था। इस इंसिडेंट को जहां यूएस सही मान रहा था, क्योंकि उनके हिसाब से अगर ऐसा ना किया जाता तो वॉर कभी खत्म नहीं होती, जिससे पूरे वर्ल्ड को नुकसान हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर के हिसाब से ये गलत स्टेप था, क्योंकि जापान तो वर्ल्ड वॉर 2 में ऑलमोस्ट हरा चुका था और बाहर निकालने की तैयारी में था। इस बात से दोनों सुप्रीम पावर्स के बीच में टसल की सिचुएशन बन गई। पर ये दोनों वॉर के रेपरकशंस को जानते हुए आमने सामने होकर लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। इतना ही नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद दोनों ही पावर्स अपनी अपनी आइडियोलॉजीज के हिसाब से कंट्रीज को डोमिनेट करना चाहती थी। यूएसएसआर जहां कम्युनिस्ट विचारधारा फैलाना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ यूएस डेमोक्रेसी के दम पर दुनिया को चलाना चाहता था। छोटी स्टेट्स अपने फायदे के लिए अलायंस से जुड़ रही थी और पूरा वर्ल्ड दो कैंप्स में डिवाइड हो गया था, जिसकी शुरुआत यूरोप से हुई। सबसे पहले यूरोप वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस में डिवाइड हो गया। अब वेस्टर्न अलायंस के साथ वो कंट्रीज जुड़ी जो यूएस के साथ थी। इसकी शुरुआत 1949 में नेटो बनकर की गई। नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को अटलांटिक सी के नदन पार्ट में बेस 12 स्टेट्स ने मिलकर बनाया था और एक ट्रीटी साइन करी कि अगर किसी के ऊपर भी यूएसएसआर हमला करेगा तो ये सभी 12 देश एकजुट होकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ ईस्टर्न अलायंस में वो स्टेट्स थी जो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही थी। यूएस ने नेटो बनाया तो यूएसएसआर भी कहां पीछे रहने वाला था। उसने भी ईस्टर्न अलायंस को सपोर्ट करने वाली स्टेट्स के साथ मिलकर 1955 में वॉर्सो पैक्ट साइन किया। इसका मेन फंक्शन यूरोप में ईस्टर्न अलायंस से जुड़ी स्टेट्स को नेटो फोर्सेस से सेव करना था।
ईस्टर्न अलायंस के चलते धीरे धीरे सोवियत यूनियन ने पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, कजाकिस्तान, मॉस्को, बुडापेस्ट और नॉर्थ कोरिया पर अपना कब्जा कर लिया था। इन देशों में जो भी सरकार बन रही थी उन्हें सोवियत यूनियन द्वारा ही नियुक्त किया जा रहा था। वॉर के बाद जर्मनी को भी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में डिवाइड कर दिया गया था। ईस्टर्न पार्ट सोवियत यूनियन के पास था और वेस्टर्न पार्ट पर यूएस का कब्जा था। वेस्ट जर्मनी के साथ फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, नॉर्वे एक्सेट्रा ये सभी कंट्रीज वेस्टर्न अलायंस में यूएस का साथ दे रही थी। कोल्ड वॉर के दौरान कई ऐसे अरीनास थे जहां रीजनल वॉर जरूर लड़े गए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बर्लिन में देखने को मिलता है। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल सिटी था। वर्ल्ड वॉर II के बाद बर्लिन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन। ईस्ट सोवियत यूनियन के पास और वेस्ट बर्लिन यूएस और उसके एलाइज ब्रिटेन और फ्रांस के पास था। अब ईस्ट बर्लिन में लोगों को ये डर हो गया कि यहाँ यूएसएसआर की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, लोगों के अधिकार छीन लिए जाएंगे और ईस्ट बर्लिन फिर से तानाशाही के अंडर में काम करेगा। इस डर से 1950 से 1953 के बीच में लाखों लोग ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन की तरफ माइग्रेट कर गए। अब यूएसएसआर को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं हुई और एक बार फिर दो पावर्स आमने सामने आ गई। यूएसएसआर ने इस इमिग्रेशन को रोकने के लिए ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के बॉर्डर पर एक कंक्रीट वॉल बना दी, जिसको द बर्लिन वॉल कहा गया। वो बात अलग है कि पीसफुल रेवोल्यूशन के चलते इस वॉल को 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया गया, पर इस दीवार ने यूएस और यूएसएसआर के बीच चल रहे शीत युद्ध को और भी बढ़ा दिया था। जर्मनी की तरह कोरिया में भी सेम सिचुएशन बनी। वर्ल्ड वॉर II से पहले पूरा कोरिया पेनिनसुला जापान के अंडर आता था, पर जब जापान इस वॉर में सिमट गया तो कोरिया यूएसएसआर और यूएसए के बीच में डिवाइड हो गया। साउथ कोरिया यूएसए का साथ देकर डेमोक्रेसी चाहता था और नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर के साथ मिलकर कम्युनिस्ट नेशन बन गया था। चाइना भी सेम आइडियोलॉजी के चलते नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में था और इसीलिए चाइना ने अपनी फोर्सेस साउथ कोरिया में भेज दी ताकि वहां पर कब्जा किया जा सके। तब यूएस ने यूनाइटेड नेशंस की पीस फोर्सेस की मदद से इस सिचुएशन को हैंडल किया था। ईयर 1947 में यूएस के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन एक डॉक्ट्रिन लाए, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि यूएस हर उस कंट्री की मदद करेगा जो कम्युनिज्म से परेशान है। इसके बाद यूएसए ने 1947 से 1952 के बीच में मार्शल प्लान को इंट्रोड्यूस करके वेस्टर्न यूरोप को फाइनेंशियल हेल्प देकर उसे रीबिल्ड किया था। यूएस जब इतना कुछ कर रहा था तो यूएसएसआर भी क्यों पीछे रहता था। उसने 1948 से 1949 तक ईस्ट बर्लिन में बर्लिन ब्लॉकेड लगाकर बेसिक सप्लाईज को रोक दिया था जो ईस्ट से वेस्ट बर्लिन भेजी जाती थी। इसके अगेंस्ट में यूएस और वेस्टर्न अलायंसेस ने सप्लाईज को वेस्ट बर्लिन में एयरलिफ्ट करा के पहुंचाया था। आपको ये बता दें कि कोल्ड वॉर बस आइडियोलॉजीज तक ही सीमित नहीं रही, धीरे धीरे ये मिलिट्री अलायंस की लड़ाई भी बन गई। इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से बेहतर समझा जा सकता है। एक्चुअली क्यूबा एक छोटी सी कंट्री है जो यूएस के पास लोकेटेड है, पर कोल्ड वॉर के दौरान क्यूबा यूएस के साथ नहीं बल्कि यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का साथ दे रहा था और एक कम्युनिस्ट कंट्री बन चुका था। यूएसएसआर को ये डर था कि यूएस क्यूबा के राजा फिडेल कैस्ट्रो को हटाकर उस पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी यूएस ट्राई कर चुका था पर फिडेल कैस्ट्रो ने उसे डिफीट कर दिया था और वो सोवियत यूनियन से मिल गए थे। क्यूबा सोवियत यूनियन से सभी डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड ले रहा था। क्यूबा पर यूएस का कंट्रोल ना हो जाए, इसके लिए सोवियत यूनियन के उस समय के राजा निकिटा क्रुश्चेव ने क्यूबा को अपने न्यूक्लियर मिसाइल रखने का बेस बना दिया। ये साल था 1962। इसका सीधा मतलब ये था कि क्यूबा तक अब सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर वेपन्स पहुंच चुके थे और ये यूएस के लिए काफी डराने वाली सिचुएशन थी। यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को उनके एक एडवाइजर क्यूबा पर एयर स्ट्राइक करने की सलाह दे रहे थे ताकि सब कुछ एक बार में ही खत्म किया जा सके, पर जॉन एफ कैनेडी ये समझते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो यूएसएसआर पलटकर वार भी करेगा,
जिससे बहुत नुकसान होगा। न्यूक्लियर वॉर भी शुरू हो सकती थी क्योंकि दोनों देशों के पास इस टाइम पर न्यूक्लियर वेपन्स थे। इसीलिए केनेडी क्यूबा के साथ वॉर नहीं करना चाहते थे, पर यूएसएसआर के मिसाइल बेस को क्यूबा से हटाना इस टाइम उनकी प्रायोरिटी थी। इसके लिए उन्होंने डिसीजन लिया। केनेडी ने यूएस नेवल बेस को ऑर्डर दिया और क्यूबा तक मिसाइल्स को पहुंचाने वाली शिप्स को रोकने के लिए यूएस ने अपने जहाज सी में तैनात कर दिए। इस एक्टिविटी से यूएस ने यूएसएसआर को क्लियर मैसेज दिया कि अगर उन्होंने कोई वॉर सिचुएशन क्रिएट की तो यूएस भी पीछे नहीं रहेगा। 1962 के इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को कोल्ड वॉर का पीक माना जाता है, क्योंकि इस सिचुएशन से दोनों ही पावर्स समझ चुकी थी कि न्यूक्लियर वॉर से किसी का भी भला नहीं होगा, और इसीलिए बाद में दोनों के बीच कई न्यूक्लियर ट्रीटीज भी साइन की गई। पर कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। कोल्ड वॉर का भी अंत हुआ, जिसमें यूएसएसआर के लीडर मिखाइल गॉर्बाचेव का बहुत बड़ा योगदान था। 20th सेंचुरी के अंत तक यूएसएसआर को यह समझ में आने लगा था कि कम्युनिज्म के भरोसे उनकी गाड़ी चलने वाली नहीं है। एक्चुअली एक तरफ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से यूएस आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बन चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ टेरिटरीज एक्वायर करने की ओर में यूएसएसआर की फाइनेंशियल ग्रोथ रुक गई थी। मिखाइल गॉर्बाचेव के हिसाब से अगर यूएसएसआर में अब रिफॉर्मेशन नहीं लाया गया तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस समय सिर्फ दो पावर्स के बीच में ही नहीं बल्कि यूएसएसआर में इंटरनली भी कम्युनिज्म को लेकर स्टेट्स में काफी प्रोटेस्ट चल रहे थे। चाइना अपने आप को सोवियत यूनियन से अलग कर इंडिपेंडेंट नेशन बना चुका था। जापान और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज डेमोक्रेसी और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र हो चुकी थी। अब छोटी कंट्रीज भी सुपर पावर्स के अंडर में रहने को तैयार नहीं थी और इंडिपेंडेंस के लिए आवाज उठा रही थी। मिखाइल गॉर्बाचेव ने सोवियत गवर्नमेंट को कम्युनिज्म के बजाय डेमोक्रेसी पर शिफ्ट किया। 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, जिसमें से 15 नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने जन्म लिया। रशिया इनमें से सबसे बड़ी कंट्री बनकर उभरा और वहां पहली बार एंटी कम्युनिस्ट लीडरशिप की शुरुआत हुई। यूएसएसआर की कोलैप्स होने से दो पावर्स के बीच में एक्सपेंशन की लड़ाई और कोल्ड वॉर भी एंड हो गई। चलिए अब आपको कोल्ड वॉर से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बता देते हैं। कोल्ड वॉर इस वर्ड को एक जर्नलिस्ट जॉर्ज ऑरवेल ने पॉपुलराइज किया था। उन्होंने इसे एक ऐसे में यूज किया था जिसे बड़ी जल्दी बाकी जर्नलिस्ट ने पिक किया और ये शब्द कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच चल रही आइडियोलॉजिकल फाइट को रिप्रेजेंट करने लगा। कोल्ड वॉर में शू लेसेस का इन्वॉल्वमेंट सबसे इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली यूएस की सिक्योरिटी एजेंसी CIA ने शू लेसेस के बांधने और खोलने के तरीके पर कई कोड्स डेवलप किए थे, जिसके जरिए CIA के स्पाइस और इन्फॉर्मर उन्हें मैसेज पहुंचाते थे। इंटरेस्टिंग, राइट? So friends, this is all about the Cold War. हमें पूरी उम्मीद है कि अब कोल्ड वॉर से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप बिना अपना दिमाग गर्म किए बड़े कूल रहकर जवाब दे पाएंगे, राइट? जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.